पॉलिटी पढ़ने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है एम लक्ष्मीकांत की भारत की राज्य व्यवस्था। और उसमें एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13 है ना, संघीय व्यवस्था। इंग्लिश में कहेंगे तो फेडरल सिस्टम। अब आप कहेंगे कि डायरेक्ट 13 चैप्टर के बारे में क्यों बता रहे हैं, तो इसलिए बता रहे हैं कि बाकी के 12 चैप्टर जो है 12 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। बाकी के 12 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। पूरा नोट्स जो है इसी चैनल पे है, प्लेलिस्ट में जाइए, पॉलिटी के सारे नोट्स आपको नोट्स से सहित मिल जाएंगे। इसके भी नोट्स मैंने तैयार कर दिए हैं। आज मैं 13वां चैप्टर डाल रहा हूं, कल 14वां डालूंगा। खैर बाकी के 12 चैप्टर आप जरूर देखिए जाके। तो देखिए, खेल खेल में इसे समझना है। बहुत ज्यादा इतनी मोटी बुक है, कहा जाता है कि महाग्रंथ है, जो इसे पढ़ लेगा उसको पॉलिटी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सीधे चलते हैं मुद्दे पे। वीडियो आप पूरा देखिए, नहीं देखिए आपकी मर्जी। मैं ये नहीं कहूंगा जबरदस्ती कि आप देखिए, लेकिन पूरा देखेंगे तो बढ़िया समझ में आ जाएगा। एकदम हर तरीके से अलग अलग सोर्स से मैं आपको समझाने वाला हूं। क्या होता है फेडरल सिस्टम। तो फेडरल सिस्टम जो 13 नंबर चैप्टर है, संघीय सिस्टम जो है, संघीय व्यवस्था, इसमें होता क्या है। तो हम सभी जानते हैं भारत को संविधान में राज्यों का संघ क्या है। संघ राज्य नहीं कहा गया है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ है ना, वैसा नहीं, राष्ट्र संघ नहीं कहा गया है, पूरे राज्यों का संघ है ये राष्ट्र, ऐसा कहा गया है। मतलब पूरे राज्य मिलके ही एक संघ बना हुआ है, बिना राज्य के संघ का क्या अस्तित्व है ना। तो यही संघीय व्यवस्था है जो हमारे भारत में व्यवस्था है। लेकिन क्या ऐसी व्यवस्था पूरी दुनिया में है? नहीं, पूरी दुनिया में ऐसी व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। कहां कहां है तो आप देखिए, इसमें अमेरिका, स्विट्जरलैंड, रूस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्राजील और भारत इत्यादि इत्यादि कुछ ऐसे हैं राष्ट्र जहां पे ये व्यवस्था है। लेकिन कहीं पे ऐसा है जहां पर एकात्मक व्यवस्था है। एकात्मक मतलब कि शक्ति जो है वो एक ही व्यक्ति के हाथ में है। ब्रिटेन, फ्रांस, राजा है ना वहां पे, ब्रिटेन में राजा होते हैं। फ्रांस, जापान, चीन, इटली, बेल्जियम, नॉर्वे, स्वीडन, स्पेन, ये सारी जो जगह हैं, यहां पे राष्ट्रपति को पूर्ण अधिकार है जी। राज्यों से उनको सलाह लेने की जरूरत नहीं है, मार दिया सिग्नेचर तो मार दिया, यानी बहुत पावरफुल होता है। लेकिन भारत जैसे देश में ऐसा नहीं है। क्या होता है संघीय व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था में फर्क, तो इस फर्क को जानेंगे इस चैप्टर में। मैं बता दूं, सबसे पहले तो हम 4 टॉपिक में पूरा चैप्टर खत्म करेंगे। पहला टॉपिक जो है वो है परिचय, दूसरा टॉपिक है इसकी विशेषताएं, संघीय शासन की विशेषताएं, संविधान की एकात्मक व्यवस्थाएं, क्योंकि हम लोग संघात्मक पढ़ रहे हैं तो एकात्मक दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, उसके बारे में भी जानना जरूरी है। और इसकी आलोचना किस आधार पर की गई है, उसकी बहुत ही छोटा चैप्टर है और बड़े ही आराम से इसको हम पढ़ लेंगे। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूं अपने नोट्स पे, है ना, और जानते हैं इसके बारे में। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और नोट्स बनाइए। थैंक यू सो मच। चलिए आपको लेके चलता हूं नोट्स पे। तो ये नोट्स इस वक्त आपके सामने हैं और इस नोट्स में हम ये समरी मैं सबसे पहले नोट करता हूं, और इस समरी में जो है सबसे पहले इसका परिचय, उसका इसकी विशेषताएं, संघीय विशेषताएं ध्यान में रखिएगा, और एकात्मक विशेषताएं, ये दोनों, और संघीय व्यवस्था की आलोचना, ये चीज। तो हमें बस 4 वर्ड याद करने की जरूरत है। परिचय तुलना तो हम लोग जान ही जाएंगे है क्या। एक पहला वर्ड है संघीय, दूसरा वर्ड है एकात्मक, और तीसरा वर्ड है आलोचना। ये 3 वर्ड ही हमको याद रखने हैं। तो इस संघीय व्यवस्था हमारे भारत देश में लागू है, लेकिन इसके अपोजिट, विपरीत, एक एकात्मक व्यवस्था भी होती है, ये भी कई देशों में लागू है, तो इसको भी जानना जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं इन 4 टॉपिक को। सबसे पहले परिचय और तुलना देखते हैं। देखिए, सरकार जो है, सरकार 2 भाग में हो सकती है, या तो संघीय हो सकती है ना, या तो संघीय हो सकती है या फिर एकल हो सकती है। सरकार को 2 भाग में बांटा गया है। संघीय सरकार में क्या होता है, संविधान द्वारा केंद्र तथा क्षेत्रीय सरकारों में शक्ति का विभाजन हो जाता है। अब देखिए, मुख्यमंत्री राज्य में होते हैं, केंद्र में प्रधानमंत्री होते हैं, राज्यपाल राज्य में होते हैं, जबकि केंद्र में राष्ट्रपति होता है। तो शक्ति का बंटवारा कर दिया गया। शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है। लेकिन अगर ब्रिटेन में आप जाएंगे, ब्रिटेन जैसे देशों में, तो वहां पे क्या है कि शक्ति जो है वो एक ही आदमी के हाथ में है,
वो जो लिख देगा सबको मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे शक्ति का राष्ट्रपति खुद की मर्जी भी नहीं चला सकते हैं। तो यहाँ वैसी सरकार, वैसी व्यवस्था को हम लोग संघीय व्यवस्था कहते हैं, वैसी व्यवस्था को हम लोग संघीय कहते हैं। एकल में क्या है, इस सारी शक्ति तथा कार्य केंद्रीय सरकार के हाथ में रहती है या क्षेत्रीय सरकार में निहित होती है। कहने का मतलब है कि शक्ति जो है केवल एक ही जाके जगह केंद्रीय, दोनों यहां मत ध्यान दीजिए कि केंद्रीय है और क्षेत्रीय है। केंद्रीय सरकार या है लगा हुआ और लगा हुआ है, और मतलब कि कहीं एक ही जगह जाके केंद्रित रहेगी, यानी एक ही आदमी जो है गद्दी पे बैठा हुआ है योंग जोंग की तरह, है ना, सॉरी किम जोन की तरह, जैसे कि उत्तर कोरिया में है ना, और वो जो आदेश दे देगा वो पालन करना पड़ेगा। बाल ऐसे कटवाओ वैसे ही कटवाना पड़ेगा, दाढ़ी ऐसी रखो वैसे ही रखना पड़ेगा, चलो ऐसे तो वैसे ही चलना पड़ेगा। तो ऐसी जगह जो है होता है एकल, और यहाँ पे होता है संघीय। तो दोनों के बीच का अंतर सबसे पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए, दोनों के बीच में जो अंतर है वो आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, अब कहां कहां कौन कौन से देश में है एकात्मक व्यवस्था? ब्रिटेन में है, फ्रांस में है, जापान में है, चीन में है, इटली में है, बेल्जियम में है, नॉर्वे में है, स्वीडन में है, स्पेन आदि, और भी कुछ देश है। ये मेन देश, मुख्य देशों के नाम मैंने बताए। कहीं आप एग्जाम्पल में इसको दे सकते हैं अगर आपको इसके बारे में पता रहेगा तो। संघीय व्यवस्था कहां है? अमेरिका में, स्विट्जरलैंड, रूस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्राजील और भारत। अच्छा, दोनों की तुलना करते हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं। तो संघीय शासन का लैटिन शब्द जो होता है वो होता है फेडस। फेडस से ही फेडरल बना हुआ है, जिसका अर्थ है संधि या समझौता। इसका अर्थ क्या है? संधि या समझौता, यानी ऐसा शासन जो संधि या समझौते के तहत निर्मित होता है, अर्थात कई राज्य मिलकर इसको बनाते हैं, है ना। कोई नियम आप सीधे तौर पे थोप नहीं सकते हैं किसी पर जब तक कि उसकी स्वीकृति नहीं होगी। अभी अभी एक गेमिंग बिल पास हुआ, उसमें क्या हुआ गेमिंग बिल में कि लोकसभा राज्यसभा दोनों सहमति मिली, उसके बाद वो बिल गया राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति ने क्या किया? उसको अपनी स्वीकृति दे दी, सिग्नेचर कर दिया, तब जाके कानून बना। केवल मोदी जी चाहेंगे तो कानून नहीं बन जाएगा, केवल अमित शाह चाहेंगे तो कानून नहीं बनेगा, केवल राष्ट्रपति चाहेगा फिर भी वो कानून नहीं बनेगा। यानी कानून जो बनता है संघात्मक व्यवस्था में, संघीय व्यवस्था में जो हमारे देश में है, उसमें कानून सबके समझौते के तहत बनता है। तो समझौते के तहत निर्मित अर्थात कई राज्य मिलकर बनाए गए हैं, है ना। तो वो शासन ही तैयार होता है कैसे? किसी समझौते के तहत जो है वो शासन को की नींव रखी जाती है। अच्छा, अमेरिका पहला तथा प्राचीनतम संघीय शक्ति वाला देश है। अमेरिकी क्रांति हुई थी 1775-83। आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा इतिहास के पन्नों में कि 1775 से 1783 में जो है अमेरिकी क्रांति हुई थी। 1787 में अमेरिका आजाद हो गया था। आजादी का मतलब क्या है कि शक्ति एक आदमी के हाथ में नहीं है, कोई आदमी देश नहीं दौड़ा रहा है। तो इसी क्रांति का परिणाम था कि पहला और जो है पहला संघीय शक्ति वाला देश अमेरिका आके उभरा था। आई होप कि आपको जो है ये संघीय शब्द का अर्थ पता चल गया होगा, क्योंकि तो जानना बेहद जरूरी, समझना बेहद जरूरी। आप याद रखिए चाहे न रखिए, समझ जाएंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब भारत में वैध संविधान में कहीं भी संघ शब्द का उपयोग नहीं है, कहीं भी संघ शब्द का उपयोग नहीं किया गया, राज्यों का संघ बताया गया है भारत को, है ना। अब आइए अब देखिए कुछ टॉपिक्स में देखते हैं भारत ने संघीय व्यवस्था को अपनाया क्यों? क्यों यहां पे संघीय व्यवस्था है? एक परिवार में 5 आदमी हैं या 10 आदमी हैं। अब 10 आदमी का खान पान अलग अलग हो सकता है, कपड़ा अलग अलग हो सकता है। तो कोई एक आदमी जो है, जो गांव, जो उस परिवार का मुखिया होगा, वो ये नहीं कह सकता है कि भाई सबको यही कपड़ा पहनो। कोई कपड़ा घर में अलाउ करने के लिए सबकी स्वीकृति जरूरत होगी। तो इतना ना बड़ा भारत देश है, इतने सारे राज्य हैं, इतनी भाषाएं हैं, है ना, इतना बड़ा आकार है, संस्कृति अलग अलग है, सभ्यता अलग अलग है, समाज का रहन सहन अलग अलग है। इसके कारण भारत में संघीय व्यवस्था ही संभव है, एकात्मक व्यवस्था भारत में संभव नहीं। हम कह देंगे भैया सबको धोती कुर्ता पहनना है, सबको धोती कुर्ता पहनना है, तो क्या ये सब जगह अलाउ होगा? क्या मणिपुर वाले नागालैंड वाले मान जाएंगे? क्या नहीं मानेंगे, है ना। तमिलनाडु में अलग तरह का धोती कुर्ता चलता है, वो कहेंगे क्या वही धोती कुर्ता पहनेंगे हम? नहीं। और मुंबई वाले तो मानेंगे ही नहीं, है ना, जरूरी नहीं है। तो
इसके वृहद आकार, सामाजिक सांस्कृतिक विविधता और भाषा विविधता के कारण इसकी विविधता इतनी है, डाइवर्सिटी इतनी है, यहाँ इतने तरह के लोग रहते हैं, जिसके कारण इसे भारत ने क्या अपनाया है, संघीय व्यवस्था को अपनाया है। यहां तक क्लियर है। अच्छा, भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, माने समझ ही गए, सब राज्य मिलकर ये संघ बनाए हुए है ना, सबका अधिकार। भारत की संघीय व्यवस्था अमेरिका के विपरीत है, जबकि कनाडा से मिलता जुलता है। काहे भाई, अमेरिका में भी तो संघीय व्यवस्था है? नहीं, हाँ अमेरिका में है संघीय व्यवस्था, लेकिन वहां कुछ नियम कानून कुछ अलग से लगे हुए हैं। देखिए, कनाडा के संविधान में संघ शब्द का उपयोग किया गया है ना, लेकिन भारत के संविधान में संघ शब्द का उपयोग नहीं है। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं संविधान की संघीय विशेषताएं। संविधान की संघीय विशेषताएं जो हैं वो क्या है ना, क्या विशेषता है भारत में कि जो है भारत में, मैंने कहा ना कि अमेरिका के संविधान से संघ से अलग है। अमेरिका में भी संघीय संविधान है, यहां भी संघीय संविधान है, यहां कैसे अलग है, क्या चीजें यहां डिफरेंट है, तो हम उसके बारे में जानते हैं। पहला, द्वैध राज्य पद्धति है, केंद्र में और राज्य में, है ना। मैंने बताया था शुरू में ही, राज्य में मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल है, यहाँ प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति, मतलब एक सरकार बना के दे दिया गया राज्य में, और एक केंद्र में सरकार बना के दे दिया गया। अलग अलग दोनों जगह शासन जो है अपने हिसाब से लोग चलाते हैं, है ना, लेकिन संविधान के अंतर्गत चलाते हैं। प्रत्येक को संविधान द्वारा संप्रभु शक्तियां दी गई हैं, ठीक है, संविधान नहीं दिया गया। संविधान क्या करता है, दोनों संघ भी, केंद्र भी और राज्य भी, दोनों संविधान को मानते हैं। केंद्र के पास रक्षा है, विदेश है, मुद्रा है, संचार है। राज्य के पास स्थानीय प्रशासन है, कृषि है, सार्वजनिक चीजें हैं, पुलिस व्यवस्था भी राज्य के पास है। तो कहने का मतलब है कि कुछ शक्तियों का बंटवारा किया गया है, राज्यों को कुछ शक्तियां दी गई हैं, भाई उसमें आप जो कीजिए, और केंद्र ने अपने पास कुछ चीजें रखी हैं, ठीक है। तो पहला विशेषता ये हो गया कि शक्तियों का बंटवारा अभी जो है केंद्र और राज्य में किया गया है, राज्य को फ्री छोड़ दिया गया, संप्रभु शक्तियां दी गई हैं अलग अलग तरीके से दोनों को, ठीक है। दूसरा विशेषता है कि लिखित संविधान है। अब ऐसा नहीं है कि संविधान को बना दिया, लंबा चौड़ा लिखित संविधान है, सबसे विस्तृत लिखित संविधान है, एक ये भी विशेषता है। अच्छा, शक्तियों का विभाजन 7वीं अनुसूची के, एक अनुसूची अलग से बनाई गई है, जहां पे तो 7वीं अनुसूची में केंद्र में 100 विषय हैं, राज्य में 61 विषय। पहले क्या था, 97 थे, 100 हो गए हैं, 66 थे, 61 हो गए हैं। और एक समवर्ती है जिनमें दोनों हस्तक्षेप करते हैं, वो 52 विषय हैं, पहले कितने थे, 47 विषय थे। तो ये कहने का मतलब है कि एक अनुसूची बना के शक्तियों का विभाजन किया गया है, ये भी एक विशेषता है। अब टकराव होगा दोनों के बीच में, तो क्या लागू होगा, केंद्र इस पर, माने किसी तरह केंद्र शक्तिशाली है, ये आलोचना किया गया है इसमें। जो हम आलोचना पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि यहाँ पे केंद्र को ज्यादा शक्तिशाली बना दिया गया है। अच्छा, संविधान की सर्वोच्चता है, कहने का मतलब हर जगह जो है संविधान सबसे ऊपर रहेगा, ठीक है। ये सब विशेषताएं हम लोग देख रहे हैं कि संघीय व्यवस्था में कौन कौन चीजें भारत में है, जो कुछ चीजें अमेरिका में नहीं है। क्योंकि हम भारत में रहते हैं तो भारत के बारे में जानना जरूरी है। उच्च या उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा से बाहर नहीं है ये, इसलिए प्रभावी कानून सुनिश्चित किया गया है। संविधान की सर्वोच्चता, यानी संविधान में कोई मूल उसके तत्व में कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकता है। जी हाँ, कोई उसके मूल तत्व में परिवर्तन नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं कि संविधान बदल दो, वो नहीं कर सकता है। तो इससे संविधान सर्वोच्च है, जिसके कारण नियम कानून जो भी चीजें हैं वो उच्चतम या उच्चतम न्यायालय द्वारा जो है इसकी उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, दोनों के समीक्षा से इसे बाहर रखा गया है ना, दोनों के पहुंच से बाहर। ना तो चेंजे कर देगा कोई आएगा, है ना, मोदी विरोधी कोई जज आएगा, चेंजे कर देगा उसको। संविधान सर्वोपरि है, ठीक है। और क्या विशेषताएं हैं, कठोर संविधान भी है और लचीला भी है। कठोर मतलब कुछ प्रावधान तो बिल्कुल नहीं बदल सकते, लागू ही है, रहेंगे, है ना। और लचीला मतलब कुछ में बड़े आराम से जो है संशोधन हो जाता है। तो दोनों चीजों को जो बैलेंस किया गया है यहाँ पे, संविधान को कठोर भी बनाया गया है और लचीला भी बनाया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका है। अब न्यायपालिका पे कोई दबाव नहीं है, एक खाली आप संविधान की मूल चीज आप नहीं बदल सकते हैं, मेन चीज नहीं संविधान का बदल सकते हैं, लेकिन बाकी का न्यायपालिका को पूर्ण अधिकार है, न्यायपालिका पर कोई दबाव नहीं दे सकता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पर कोई दबाव नहीं डाल सकता है किसी चीज को करने के लिए। तो न्यायपालिका सर्वोच्च है, सबसे बेटर चीज है। संविधान की सर्वोच्चता स्थापित करने हेतु न्यायपालिका का न्यायिक समीक्षा का अधिकार दिया गया है, यानी स्वतंत्र न्यायपालिका है।
अभी आप कहेंगे कि सर अभी भी तो कहे थे कि न्यायिक समीक्षा से बाहर है। जी हाँ, न्यायिक समीक्षा से संविधान में कोई चेंज नहीं हुआ, संविधान को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन उसके अंदर अगर देश हित में कुछ नियम है उसमें सुधार आप लाने के लिए न्यायपालिका स्वतंत्र है। केंद्र राज्य वाद विवाद के निपटारे हेतु स्वतंत्र न्यायपालिका। केंद्र राज्य में कुछ वाद विवाद हो जाएगा तो वहां पे न्यायपालिका पर कोई दबाव नहीं आता है। अच्छा, द्विसदनीय, अब देखिए यहां भी इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार हम जानते हैं कि अभी बहुत मजबूत है, तो क्या खुद से सारे निर्णय ले लेगी? जी नहीं, 2 सदन है, निम्न सदन लोकसभा है, उच्च सदन राज्यसभा है। ये कभी विघटित नहीं होती, तो आपको पता ही होगा। इसके 2/3 सदस्य हर 2 साल पे रिटायर होते हैं, यानी 6 साल में पूरा सदस्य चेंज हो जाता है, इसलिए 6 साल कहा जाता है। और निम्न सदन पे जो है लोकसभा है, इसका 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, ये भी आपको पता है। तो 2 सदन से मिलकर एक पूरा संसद बना हुआ है जिसमें सारे निर्णय लिए जाते हैं। तो ये कुछ संघीय विशेषता है। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? संघीय व्यवस्था पढ़ रहे थे। अभी तक हम लोग संघीय व्यवस्था पढ़ रहे थे। अब आते हैं एकात्मक व्यवस्था। मैंने कहा था ना कि संघीय व्यवस्था का पढ़ेंगे, एकात्मक। तो अभी तक आपको संघीय पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अभी तक आपको संघीय बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। संघीय का मतलब क्या होता है? एकात्मक, अब इसी का अपोजिट है। एकात्मक में क्या होता है कि केंद्र ही सशक्त होता है, मतलब केंद्र सबसे पावरफुल होता है। उल्टा इसका, जस्ट अगर आपने ये अच्छे से याद कर लिया तो इसका उल्टा होता है। वहां क्या था? केंद्रीय सूची में अधिक विशेषता है, सभी महत्वपूर्ण विषय जो है केंद्रीय सूची में है। राज्य अनश्वर नहीं है, राज्य को क्या किया सकता है? नाश किया सकता है। अमेरिका चाहे तो कोई राज्य को खत्म कर सकती है, नया राज्य बना सकती है। राष्ट्रपति जो चाहे वो कर सकता है तो राष्ट्रपति के हाथ में ही। केंद्र से हटकर अपना संविधान राज्य नहीं बना सकती, एकल संविधान है ना, ये भी एक विशेषता है। यहां भी एकल संविधान है, यहां भी एकल संविधान है। और संविधान यहाँ कुछ ज्यादा लचीला है, वहां कठोर लचीला दोनों है, यहाँ क्या है? केवल लचीला है। तो ये अंतर सामने आपके पड़े हुए हैं, है ना। तो ये एकात्मक व्यवस्था हो गई। बहुत ही छोटा चैप्टर है, आराम से इसको पढ़ रहे। 14 चैप्टर का भी नोट रेडी है, जल्द मैं उसको कल ही हम डेली लाने की कोशिश करता हूं। अच्छा, और विशेषता देखते हैं। अब देखो, राज्य प्रतिनिधित्व में समानता का अभाव है। राज्य सही से जो है प्रतिनिधित्व नहीं किया। आप देखते होंगे यहां पर राज्य जो है कभी कभी केंद्र सरकार पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं, प्रश्न पूछने लगते हैं। सीधे जानिए, इसको छोड़िए, सीधे जानिए कि जनसंख्या के आधार पे है भारत में, अमेरिका में क्या है? राज्य के आधार पे है। 2 छोटा राज्य में एगो दे दिया गया है सीट। अच्छा, आपातकालीन उपबंध आपात स्थिति में 52, 56, 60 है भारत में। ये हम तुलना कर रहे हैं, है ना, लगभग तुलना भी होते जा रहा है। सीधे स्थिति कहां जा रहा है? केंद्र में। नागरिकता क्या है? एकल है। अमेरिका में ऐसी नहीं है, अमेरिका में नागरिकता एकल नहीं है। अमेरिका में नागरिकता जो है, आप देश के नागरिक हो सकते हैं, आप राज्य के नागरिक हो सकते हैं। एकीकृत न्यायपालिका, सभी न्यायालय सर्वोच्च न्यायपालिका के अधीन है। अखिल भारतीय सेवाएं आप जानते हैं द्वारा जो है IAS, IPS मुझे दिखाई नहीं दिया था, और IFS, राज्य तथा केंद्र दोनों में सेवा देते हैं। और क्या है? एकीकृत लेखा जांच मशीनरीज हैं। अखिल भारतीय सेवाएं IAS, IPS है। एकीकृत लेखाकारी मशीनरी, यानी कहने में भारत का नियंत्रक लेखा परीक्षक, एक हिसाब किताब रखने वाला व्यक्ति जो है वहां रखा गया है। राज्य सूची पर संसद का अधिकार, केंद्र का अंतिम अधिकार है राज्य सूची पर। कोई अगर ज्यादा दिक्कत होगा तो केंद्र उसे क्या कर लेगी? हड़प लेगी और खुद अपने अधिकार में ले लेगी। बिना किसी संशोधन के संसद जो है राज्य सूची पर कानून बना सकती है, आपातकाल में, इमरजेंसी में ही कर सकती है। तो कुछ चीजें हैं यहां ध्यान देने योग्य बात है कि विशेषताएं हैं कुछ, है ना। क्या क्या विशेषता हैं? तो राज्य प्रतिनिधित्व में समानता का अभाव है, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। भारत में और क्या है? आपातकालीन उपबंध है। ये हम विशेषता, संघीय विशेषता पर देख रहे हैं। एकल नागरिकता है। एकीकृत न्यायपालिका, यानी एक सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के पास पूरी चीजें हैं। नागरिकता एकल है, भारत के नागरिक हैं, आप किसी विशेष राज्य के नागरिक नहीं हो सकते। केवल भारत तो भारत, यानी एक ही नागरिकता मिलती है। ब्रिटेन वगैरह में क्या है? आप राज्य के नागरिक अलग से हैं, पहचान पत्र है, और फिर देश का अलग से है। अखिल भारतीय सेवाएं हैं, IAS, IPS, IFS, ये हैं संविधान में। एकीकृत लेखा का जांच मशीनरी है, कहने मतलब कि कोई अगर हिसाब किताब में गड़बड़ी करेगा तो उसके लिए कौन है? भारत का नियंत्रक लेखा परीक्षक है।
ठीक है। और राज्य सूची पर संसद का प्राधिकार कब होगा, यहां आप लिख दीजिए इमरजेंसी में। इमरजेंसी आपातकाल की स्थिति में राज्य सूची पर केंद्र कानून बना सकती है, केवल आपातकाल में, नॉर्मली नहीं, ठीक है। तो यानी फोर्सफुली जो है अपने हाथ में ले सकती है, केंद्र का अंतिम अधिकार रहता है और संसद में जो है संशोधन कर सकती है राज्य के नियम में, कब, इमरजेंसी में, ठीक है। तो ये विशेषताएं थी जो हमारे भारतीय संघीय संविधान में चल रही हैं। कुछ और चीजें भी हैं, उसको भी देख लेते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति होती है राष्ट्रपति द्वारा, है ना। एकीकृत निर्वाचन मशीनरी, एक निर्वाचन आयोग है जो कि सबका चुनाव करवाता है। राज्यों के विधेयकों पर वीटो की शक्ति है, यानी राज्य में कोई ऐसा विधेयक आता है जिस पर राष्ट्रपति को एतराज होता है तो वीटो का प्रयोग करके उसमें वो हस्तक्षेप कर सकता है। तो ये सारी चीजें, ये तो हम सभी जानते हैं, एक एक करके बस टॉपिक ये बस याद रखिए जो मैंने बॉक्स में रखा है। ये विशेषताएं हैं हमारे संविधान में कि संघीय व्यवस्था की विशेषताएं जो कि भारत में लागू है। एकात्मक का हमने एक जगह थोड़ा सा पढ़ लिया था, ये क्या है, संघीय विशेषताएं हैं। संघीय व्यवस्था की आलोचना, देखिए कैसे आलोचना की गई है, कुछ चीजें ध्यान में रखिए। कभी कभी आलोचना पूछता है, आपको कह देगा आलोचना करने के लिए। ये नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक दो नाम याद रखिए। केसी वेयर ने कहा है अल्पसंघीय है, मतलब एकदम कम लोगों में सिमट गया, कुछ लोगों को शक्ति दे दी है केंद्र में। के संथानम बोलते हैं कि वित्तीय मामलों में केंद्र का प्रभुत्व है, यानी वित्तीय मामलों में, फाइनेंशियल मैटर में सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा मजबूत है और राज्य उनके अनुदान यानी उनके दान पे, कुछ दान देगा, कुछ पैसा देगा तो हमारा काम चलेगा, वो निर्भर है राज्य केंद्र पर। ये किसने कहा है, के संथानम में। देखिए अब ये ज्यादा ये जो है, अगर आपको कहा जाए आलोचना करें तो इस सब के आधार पर आलोचना कर सकते हैं। आइवर जेनिंग्स कहते हैं कि एक मजबूत केंद्र है, ये भी वही कहते हैं, हर जगह केंद्र को मजबूत बनाया गया। ग्रेविल ऑस्टिन कहते हैं सहकारी संघ व्यवस्था, यानी ये जो है आपस में मिलकर कुछ लोग जो है कानून बना लेते हैं। तो ये सब आधार मान के इसकी आलोचना जो है वो की गई है। तो हमने यहाँ पे कुछ ये चीजें देखिए, चैप्टर खत्म हो गया है, अगला चैप्टर देखिए 14 रेडी है ना। 14 बहुत इंपॉर्टेंट है, केंद्र राज्य संबंध, ये भी हम लोग देखेंगे। तो इसमें हम लोग चीजें क्या देखते हैं कि हम लोग को 4 चीजों पे ध्यान देना है, यही 4 चीज बस ध्यान में रखिए। तुलना को तो छोड़ दीजिए, तुलना आप दोनों में कंपेयर करना है। संविधान के संघीय व्यवस्था विशेषता क्या है और संविधान की एकात्मक व्यवस्था क्या है। संघीय विशेषता भी हम लोग लाइन से पढ़े, बहुत सारी चीज तो आपको ऐसे ही याद हो गई होंगी। और संघीय व्यवस्था की आलोचना किस तरह की, यही इस चैप्टर में, ज्यादा कुछ भी नहीं है। किताब देखना ही में मोटा है, इसमें ज्यादा कुछ जो है वो नहीं है। तो आशा करता हूं कि आपको जो है ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ये चीज आपको बहुत अच्छे समझ में आएगी। ये किताब बस देखने के लिए इतना लंबा है, चौड़ा है, लेकिन ऐसा कुछ खास नहीं है। हम लोग बड़े आसानी से सारे चैप्टर को पढ़ते हुए चले जाएंगे और मैं कोशिश करूंगा कि अब से डेली वीडियो लाऊं। कुछ दिन बीच हो सकते हैं क्योंकि मैं वर्किंग हूं। तो दोस्तों कैसा लगा, कुछ अगर कमी हो तो मुझे बताइएगा, और इससे संबंधित बीच बीच में मैं वीडियो जो है कुछ शॉर्ट्स के माध्यम से डालता रहूंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, आता हूं जल्दी कल अगला चैप्टर लेके आपके लिए।